हे एवरीबॉडी, दिस इज़ ब्रजेश यार। आजकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड में करते हैं, जो कि बहुत ही आरामदायक और सरल है, जैसे कि नेट बैंकिंग या चेक। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम कोई बड़ा खर्चा करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा पैन नंबर मांगा जाता है और उसके साथ ही साथ आपका आधार कार्ड भी देना पड़ता है। जहाँ तक पैन की बात है तो वो तो अब आपके आधार कार्ड से भी लिंक हो गया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए, यानी कि टैक्स इवेज़न को पकड़ने के लिए किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी है। डाटा माइनिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बड़े लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। आजकल टैक्स इवेज़न या टैक्स चोरी रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पुराने फंडास को छोड़ दिया है और नए नए फंडास को अपना लिया है। वो अब आपके खर्चों और इन्वेस्टमेंट पर नज़र रख रहा है, क्योंकि आप एक बार को अपनी इनकम तो छुपा सकते हैं, लेकिन ना तो आप अपना इन्वेस्टमेंट छुपा सकते हैं और ना ही आप अपना खर्चा छुपा सकते हैं, क्योंकि खर्चा या इन्वेस्टमेंट करते समय आपसे आपका पैन नंबर और आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शंस अब ऑनलाइन और डिजिटल हो गए हैं। अब काफ़ी सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और खर्चों पर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया है और इन खर्चों और इन्वेस्टमेंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की जिम्मेवारी अब उन लोगों के ऊपर डाल दी गई है जहां पर हम और आप खर्चा करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और खर्चों के बारे में जानकारी दूंगा जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है और जिसकी जानकारी भी उनको रहती है। इसमें सबसे पहले है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो आप में से ज़्यादातर लोग करते होंगे। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। अगर आप एक साल के अंदर अपने एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में करते हैं, या फिर एक साल में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का करते हैं, चाहे वो कैश में हो या नहीं, तो उसकी जानकारी क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि 1 लाख रुपए की लिमिट कैश पेमेंट की है, जबकि 10 लाख में कैश पेमेंट की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में ना करके किसी और तरह से करते हैं, लाइक चेक, नेट बैंकिंग या IMPS मीन डिजिटल मोड, तो ये लिमिट बढ़कर 10 लाख की हो जाती है। तो ये समझ लीजिए कि अगर एक साल में आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है और चाहे उसका पेमेंट भी डिजिटल मोड से किया है, तो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। अब हम बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की, और वो है अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की FD कराई है, तो उसकी जानकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, NBFC कंपनी और निधि कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि FD चाहे आपने कैश से बनाई हो या डिजिटल मोड से, यानी कि RTGS, IMPS या चेक से बनाई हो, यानी कि आपने सेविंग बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफ़र करके बनाई हो, तो भी बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि एक साल में अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की FD बनाई है, तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपकी कोई FD रिन्यूअल के द्वारा बढ़ाई गई है, यानी कि आपकी ऑलरेडी कोई FD है और वो मैच्योर होती है और आप उसका रिन्यूअल कराते हैं, तो उस रिन्यूड FD की इंफॉर्मेशन बैंक, पोस्ट ऑफिस या NBFC कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देगी। दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट तो आप सभी रखते हो, इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र लगी रहती है। आप उसमें अगर कैश जमा करते हो या निकालते हो, तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश या तो जमा करते हो या निकालते हो, तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ कैश जमा करने पर या कैश विड्रॉल करने पर ही उसकी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है, अदरवाइज नॉट। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिजिटल मोड
यानी कि चेक, आईएमपीएस या आरटीजीएस के द्वारा कोई अमाउंट जमा करवाया है या विड्रॉल किया है तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र सिर्फ 10 लाख रुपए से ज़्यादा के एक ट्रांजैक्शन पर ही नहीं है। अगर आपने 1-1 लाख करके 10 बार में भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में या तो कैश में जमा कराए हैं या कैश में निकाले हैं तो भी बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। साथ ही ध्यान रखें कि 10 लाख की लिमिट बैंक वाइज है, ना कि ब्रांच वाइज फॉर वन बैंक। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले कैश ट्रांजैक्शन की, जिसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रहती है, और वो है डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मोर देन ₹50 लाख इन ए ईयर फ्रॉम योर करेंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा या तो कैश में जमा करते हैं या निकालते हैं तो बैंक द्वारा उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पर भी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की ही बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाएगी, ना कि अदर ट्रांजैक्शन जो कि आपने डिजिटल मोड से किए हैं। हालांकि कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही 50 लाख का हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये 50 लाख का एक साल में मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। मतलब अगर आपने अलग अलग समय पर एक साल में पार्ट में भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा या तो जमा किए हैं या निकाले हैं तो भी बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की। तो दोस्तों, वो है इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई फ्लैट परचेज़ किया है या कोई ज़मीन, शॉप या हाउस परचेज़ करी है और उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा आईटी डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रॉपर्टी की एक तो मार्केट वैल्यू होती है और दूसरी रजिस्ट्री वैल्यू। रजिस्ट्री वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जिस पर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है और आप उस पर स्टैम्प वैल्यू पे करते हैं। जनरली मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्री वैल्यू में बड़ा अंतर होता है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है तो वो रजिस्ट्रार जिसके पास आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है वो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। पेमेंट आपने रजिस्ट्री का चाहे कैश में किया हो या नेट बैंकिंग से किया हो या चेक से या ड्राफ्ट से किया हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वैल्यू पर्पस के लिए 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रार उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। रजिस्ट्री वैल्यू का मतलब होता है सर्किल रेट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तय किया जाता है, जिस पर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। अब सोचिए, एक प्रॉपर्टी जिसे आपने परचेज़ किया उसकी मार्केट वैल्यू तो 40 लाख है लेकिन उसकी रजिस्ट्री वैल्यू 25 लाख ही है। तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगा। हाँ, अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू रजिस्ट्री के हिसाब से 30 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रार उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की, और वो है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अगर कोई पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ध्यान रखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चाहे कैश में करें या डिजिटली करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यदि आपका इन्वेस्टमेंट एक साल में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है। दोस्तों, शेयर में इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही होंगे, यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज़ करने के लिए उस कंपनी को 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है तो वो कंपनी इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर्स परचेज़ करते हैं जिनकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बॉन्ड या डिबेंचर इशू करने वाली कंपनी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। अगर कोई लिस्टेड कंपनी किसी पर्सन से अपनी सिक्योरिटीज़ बाईबैक करती है अदर देन द शेयर्स बाउट फ्रॉम द ओपन मार्केट और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए या अधिक है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी जानकारी वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन की, जो हमने से सभी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, और वो है अगर आप कोई गुड्स परचेज़ करते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप उसका पेमेंट कैश में करते हैं, तो आप जिस पर्सन को वो पेमेंट करेंगे उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप किसी ज्वेलर से 2 लाख रुपए की ज़्यादा की ज्वेलरी ख़रीदते हैं और उसका पेमेंट कैश में करते हैं, तो उस ज्वेलर की ये जिम्मेवारी है कि वो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। इसी तरह से जब आप एक कार ख़रीदते हैं या एक महंगी घड़ी ख़रीदते हैं जिसकी प्राइस 2 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप उसका पेमेंट कैश में करते हैं, तो उसके सेलर की ये जिम्मेवारी है कि वो इस इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करे। व्यापारी भाइयों और बिजनेसमैन, आपके ड्राफ्ट बनवाने पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक कैश से बनवाया है, यानी कि बैंक के पास आपने कैश पेमेंट जमा किया और उससे वो बनवाया है, तो बैंक इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देगा कि आपने बैंक ड्राफ्ट कैश से बनवाया है, ना कि अपने बैंक अकाउंट से। आपको ध्यान होगा, जब आप कैश से ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक आपसे आपका पैन नंबर मांगता है, और ऐसा बैंक ड्राफ्ट जिन्हें आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करके बनवाया है, इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। दोस्तों, आपके द्वारा फॉरेन करेंसी परचेज़ करने पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। अगर कोई पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की फॉरेन करेंसी खरीदता है, तो इसकी जानकारी फॉरेक्स डीलर द्वारा आईटीआई डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर खर्च कर सकता है, अपने घूमने फिरने पर खर्च कर सकता है, तो क्या उसकी इनकम इस खर्चे को जस्टिफाई करती है। फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज कार्ड के थ्रू हो सकता है, या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, या फिर ट्रैवलर चेक और ड्राफ्ट के थ्रू भी हो सकता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन तो खूब इकट्ठी कर रहा है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, पर वो उस इन्फॉर्मेशन का करता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू अब डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस करता है, उसे आपके फाइल किए हुए रिटर्न से मिलाता है। अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करती है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा फाइल किए गए इनकम से बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है और आपसे अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के सोर्स पूछता है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस किस सोर्स से किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस करता है, उसे आपके फाइल किए हुए रिटर्न से मिलाता है। अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करती है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा फाइल किए गए इनकम से बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है और आपसे अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के सोर्स पूछता है कि आपने ये एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट किस सोर्स से किए हैं। वो इन सोर्सेज की एविडेंस मांगता है।
जिन लोगों ने अपने रिटर्न ही फाइल नहीं किए होते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेता है कि उस पर्सन की इनकम 1 साल में 2.5 लाख रुपए से कम है, और अगर उस व्यक्ति का एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले। अगर वो पर्सन जिसे नोटिस इशू किया गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने सोर्सेज ऑफ इनकम प्रॉपरली जस्टिफाई कर देता है विद डॉक्यूमेंट, तो कोई एक्शन उसके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ नहीं प्रूव कर पाता है, तो जो उसकी एडिशनल इनकम होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उससे टैक्स वसूला जाता है, और साथ ही साथ जो एप्लीकेबल पेनल्टी है वो भी उससे वसूली जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी शेयरिंग some more informative and interesting videos in the days to come. Thank you. Bye.